नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बेसिक इलेक्ट्रिकल के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है व्हेन ए नॉर्मल एटम लॉस एन इलेक्ट्रॉन द एटम इज डैश। देखो जब एक नॉर्मल एटम उसका एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तब वो एटम एक पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है या एक नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है या फोर्स टू मूव अबाउट होता है। तो इसका आंसर होगा जब एक नॉर्मल एटम उसका एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तब वो एटम पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो कैसा होता है। एग्जाम्पल के लिए हम एक हाइड्रोजन एटम को लेंगे। जो हाइड्रोजन एटम होता है उसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। जो प्रोटॉन होता है उसका पॉजिटिव चार्ज रहता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन क्वेश्चन में है अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो मान लो ये जो हाइड्रोजन एटम है इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम लॉस करेंगे तब एटम में सिर्फ एक प्रोटॉन ही रहेगा जो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये एटम एक पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है। तो इसीलिए जब एक नॉर्मल एटम का इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तब वो एक पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और अगर वो एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, लॉस के बदले गेन करता है, तब वो एटम वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रॉन को गेन करने से नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से पॉजिटिव आयन होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जूल पर सेकेंड इज क्या होगा। 1 जूल पर सेकेंड इज 1 वोल्ट होगा या 1 एम्पियर होगा या 1 वाट होता है या 1 ओम होता है। तो इसका आंसर होगा 1 जूल पर सेकेंड 1 वाट होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो जो वाट होता है वो पावर का यूनिट होता है। जो पावर होता है पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डिवाइड बाई टाइम होता है। वर्क डिवाइड बाई टाइम होता है। जो वर्क होता है उसका यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट जूल होता है और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो क्वेश्चन में है जूल पर सेकेंड तो इधर भी जूल पर सेकेंड हो गया। तो इसीलिए 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 वाट होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ। देखो ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा कर्व ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है। साइन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है ओम्स लॉ, या लिनियर को, या पैराबोला को, या हाइपरबोला को ओम्स लॉ रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर होगा जो ओम्स लॉ होता है वो लिनियर को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो क्योंकि जो ओम्स लॉ होता है ओम्स लॉ में वोल्टेज और करंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो देखो ये फिगर है, ये हमारा ओम्स लॉ का फिगर है। तो ये वोल्टेज लाइन है और ये करंट लाइन है। तो इसका रिजल्टेंट लाइन कुछ स्ट्रेट लाइन लिनियर होता है। तो इसीलिए जो ओम्स लॉ होता है वो लिनियर कर्व रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ डैश। देखो जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तब किसके लिए करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए करंट फ्लो होता है, या प्रोटॉन की फ्लो के लिए करंट फ्लो होता है, या इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों की फ्लो से करंट फ्लो होता है, या चार्ज पार्टिकल की फ्लो से करंट फ्लो होता है। तो इसका आंसर होगा जब किसी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, स्पेशली फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए बैलेंस सेल ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन। देखो जो हमारा सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसका बैलेंस नहीं सॉरी वैलेंसी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वैलेंसी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है या 3 इलेक्ट्रॉन होता है या 4 होता है या 6 होता है। तो इसका आंसर होगा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसका वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जितना सारा सेमीकंडक्टर होते हैं सभी के आउटर मोस्ट वैलेंसी सेल मतलब क्या होता है, जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होता है। देखो ये सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है और ये जर्मानियम भी एक सेमीकंडक्टर है। इसका जो वैलेंसी सेल, ये जो आउटर मोस्ट सेल है ये हमारा वैलेंसी सेल है और इसका ये वाला सेल वैलेंसी सेल है। इसमें भी 4 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन है। और देखो ये जर्मानियम भी 4 होगा, 1 2 3
और 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जितना सारा सेमीकंडक्टर है सभी के वैलेंसी सेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है? ओम है या ओम मीटर है या ओम पर मीटर स्क्वायर है या ओम पर मीटर है? तो इसका आंसर होगा जो रेजिस्टिविटी होता है उसका यूनिट होता है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो जो रेजिस्टिविटी रो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाय लेंथ। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम। एरिया का मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय लेंथ का मीटर होता है। तो मीटर स्क्वायर मीन्स मीटर इंटू मीटर, तो ऊपर का एक मीटर नीचे का एक मीटर कैंसिल होता है, सिर्फ रहता है ओम मीटर। तो इसीलिए जो रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है वो ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज जीरो इज स्टेटेड बाय। देखो जब एक जंक्शन में एक पॉइंट में जितना करंट आता है सबको मिलाकर जीरो ही होता है, वो कौन सा लॉ के मुताबिक होता है? किर्चॉस करंट लॉ के मुताबिक होता है या किर्चॉस वोल्टेज लॉ के मुताबिक होता है या ओम्स लॉ के मुताबिक होता है या गॉसेस लॉ के मुताबिक होता है? तो इसका आंसर होगा जब एक किसी जंक्शन में टोटल करंट जीरो होता है वो हमारा किर्चॉस लॉ के मुताबिक होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल के लिए देखो, मान लो ये एरो इनपुट जंक्शन की तरफ है, इधर मान लो 5 एम्पियर जंक्शन की तरफ जा रहा है, इधर तो 2 एम्पियर जाएगा और इधर 3 एम्पियर जाएगा। तो मीन्स जितना इनपुट जितना जंक्शन की तरफ जाता है आउटपुट में भी उतना ही बाहर की तरफ भी, इधर 3 और 2 दोनों को मिलाएंगे तो 5 ही होगा। इसीलिए टोटल करेंगे तो जंक्शन में कितना होगा? 0 एम्पियर करंट रहता है। तो ये कौन सा लॉ है? ये किर्चॉस करंट लॉ होता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला फॉर फ्यूजिंग फैक्टर। जब फ्यूज में जब फ्यूजिंग फैक्टर होता है उसका फॉर्मूला क्या है? मिनिमम फ्यूजिंग करंट डिवाइड बाय रेटेड करंट, या रेटेड करंट डिवाइड बाय मिनिमम फ्यूजिंग करंट, या मिनिमम फ्यूजिंग करंट डिवाइड बाय रेटेड करंट, या मिनिमम फ्यूजिंग करंट इनटू रेटेड करंट। तो इसका आंसर होगा मिनिमम फ्यूजिंग करंट डिवाइड बाय रेटेड करंट होता है हमारा फ्यूजिंग फैक्टर का फॉर्मूला। और एक बात याद रखो, जब फ्यूजिंग फैक्टर होता है उसका वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, मोर देन 1 होता है। क्योंकि जब मिनिमम फ्यूजिंग करंट होता है उसका वैल्यू रेटेड फ्यूजिंग करंट से ज़्यादा होता है, इसलिए वो फ्यूज मेल्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये फ्यूज है, जब नॉर्मल कंडीशन में फ्यूज होता है तो वो जो फ्यूज वायर होता है वो ऐसे ही रहता है, लेकिन जब लोड ज़्यादा होता है या हीट ज़्यादा होता है तो ये डिस्कनेक्ट होने से ऐसे ही नज़र आता है, और ये फ्यूज का फिगर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ HRC फ्यूज। ये जो HRC फ्यूज होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, इसका फ्यूजिंग फैक्टर क्या होगा? 1.1 होगा, 1.4 होगा, 1.7 होगा या 2.0 होगा? तो इसका आंसर होगा जो HRC फ्यूज होता है उसका फ्यूजिंग फैक्टर होता है 1.1। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्ट्रैंडेड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर। देखो एक होता है स्ट्रैंडेड कंडक्टर, दूसरा होता है सॉलिड कंडक्टर। तो जो स्ट्रैंडेड कंडक्टर होता है उसका सॉलिड कंडक्टर से क्या ज़्यादा एडवांटेज हमें मिलता है? जो स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है वो मोर फ्लेक्सिबल होता है, या उसका मोर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, या मोर रेजिस्टेंस होता है, या ज़्यादा वेट होता है? तो इसका आंसर होगा जो हमारा स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है वो सॉलिड कंडक्टर से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये जो वायर है कॉपर का वायर है, ये हमारा एक सॉलिड कंडक्टर है, लेकिन ये जो वायर है ये हमारा स्टैंडर्ड कंडक्टर है। मीन्स इधर बहुत सारे वायर है, देखो बहुत सारा वायर है लेकिन इधर एक ही वायर है, एरिया लगभग बराबर है लेकिन इसमें बहुत सारा वायर है, इसमें सिर्फ एक ही वायर है। तो जहाँ पर बहुत सारा वायर होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड कहते हैं, और जहाँ पर एक ही होता है उसको हम सॉलिड कहते हैं। और जो स्टैंडर्ड होता है उसमें फ्लेक्सिबल ज़्यादा रहता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच मटेरियल इज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखो इधर 4 ऑप्शन है, एक मैंगानीज है, एक एल्यूमिनियम है, एक यूरिया है और एक कार्बन है। इनमें से किसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है? मीन्स टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम किसका होता है? मैंगानीज का होता है, एल्यूमिनियम का होता है, यूरिया का होता है, कार्बन का होता है? तो इसका आंसर होगा जो एल्यूमिनियम होता है कंडक्टर होते हैं उसका जो कार्बन होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगर कार्बन को हम
ज़्यादा टेम्परेचर हीट करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो एक बात याद रखो, जो कंडक्टर होते हैं वो सभी हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं, और जो हमारा सेमीकंडक्टर होते हैं वो हमारा नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं। और जो ये देखो यूरेका और मैंगानीन है, इसमें अगर हम हीट करेंगे तो इसमें रेजिस्टेंस का ज़्यादा फर्क नहीं आता है, इसलिए मैंगानीन और यूरिया को हम क्या कहते हैं, जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो होता है ऑप्शन नंबर 4 कार्बन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये हमारा एक सेमीकंडक्टर होता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कंपेयर टू कॉपर द एल्यूमिनियम हैज डैश ऑफ कंडक्टिविटी। देखो एक होता है कॉपर वायर, दूसरा होता है एल्यूमिनियम वायर, तो किसका कंडक्टिविटी ज़्यादा है। हम सब जानते हैं जो कॉपर होता है उसका कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम से ज़्यादा होता है। तो कितना ज़्यादा होता है, मान लो कॉपर का कंडक्टिविटी 100 है तो एल्यूमिनियम का कितना होगा, अगर मान लो एल्यूमिनियम का कंडक्टिविटी 100 है तो कॉपर का कितना ज़्यादा होगा, तो उसका आंसर होगा 60.6% होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 जो कॉपर होता है उसका 60.6% ज़्यादा होता है कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम से। ये होता है एल्यूमिनियम वायर और ये होता है कॉपर का वायर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिशियन सोल्डर। देखो जो सोल्डरिंग करने के लिए जो सोल्डर होता है उसमें जो उसका कंपोजिशन क्या होता है, हम सब जानते हैं जो सोल्डर होता है वो टिन और लीड का होता है। तो टिन का परसेंटेज क्या है और लीड का परसेंटेज क्या है इलेक्ट्रिशियन सोल्डर के लिए, लीड 37%, टिन 63%, या लीड 50 टिन 50, या लीड 63 टिन 37, या लीड 70 टिन 30। तो इसका आंसर होगा जो इलेक्ट्रिशियन सोल्डर होता है उसका लीड जो होता है वो 37% होता है और टिन 63% होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 देखो ये जो होता है ये हमारा सोल्डर होता है। सोल्डर और फ्लक्स के बीच में दो तो हमेशा डाउट में आता है सोल्डर क्या होता है, फ्लक्स क्या आता है। जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो जिस मेटल को हमें सोल्डरिंग करना होता है उसको ठीक से साफ करने के लिए, वॉश करने के लिए हम फ्लक्स का यूज करते हैं, लेकिन जब सोल्डरिंग करते हैं जॉइंट करने के लिए हम सोल्डर का यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लक्स को हम ऑक्सीडेशन नहीं करने और साफ करने के लिए यूज करते हैं, और जो हमारा सोल्डर होता है उसको हम जॉइंट करने के लिए यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किर्चॉस वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डैश। देखो जो किर्चॉस वोल्टेज लॉ होता है वो कौन सा चार्ज कंजर्वेशन लॉ के मुताबिक होता है, या एनर्जी कंजर्वेशन लॉ होता है, या मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ होता है, या मास कंजर्वेशन लॉ होता है किर्चॉस वोल्टेज लॉ। तो इसका आंसर होगा जो किर्चॉस वोल्टेज लॉ होता है वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। किर्चॉस का दो लॉ होता है, एक होता है किर्चॉस करंट लॉ जिसको हम कहते हैं किर्चॉस फर्स्ट लॉ, दूसरा आता है किर्चॉस वोल्टेज लॉ जिसको कहते हैं किर्चॉस सेकंड लॉ। तो इस किर्चॉस सेकंड लॉ या वोल्टेज लॉ को हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। देखो जो किसी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो ये चार में से किसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ, या लेंथ के साथ, या रेजिस्टेंस के साथ, या टेम्परेचर के साथ। तो इसका आंसर होगा देखो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये होता है फॉर्मूला। तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और रेजिस्टेंस दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। रेजिस्टेंस किसी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो लेंथ होता है लेंथ के साथ रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टर इज यूज इन बल्ब। हम इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा टाइप ऑफ मेटल को यूज करते हैं, टंगस्टन को यूज करते हैं, कार्बन को यूज करते हैं, कॉपर को करते हैं, निक्रम को करते हैं। तो इसका आंसर होगा जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन का वायर ये वाला देखो ये जो होता है ये टंगस्टन का होता है। जो टंगस्टन का वायर होता है उसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये जो फिलामेंट है ये जो फिलामेंट में ये टंगस्टन का होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल बिलोंग्स टू क्लास ई इंसुलेशन। देखो क्लास ई कैटेगरी में कौन सा टाइप ऑफ इंसुलेशन आता है, कॉटन, या सिलिकॉन इलास्टोमर, या लेदरेड पेपर, या ग्लास फाइबर। तो इसका आंसर होगा जो क्लास ई का होता है वो लेदरेड पेपर होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर।
देखो जो हमारा इंसुलेशन होता है वो वाई ए ई बी एफ एच सी इसी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। वाई ए ई बी एफ एच सी, इनमें से जो वाई ई कैटेगरी है क्लास ई, वो हमारा लेदराइट पेपर के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए क्लोज सर्किट द वोल्टेज इज रिड्यूस टू हाफ एंड रेजिस्टेंस इज डबल द करंट बिकम, क्या होगा। देखो एक क्लोज सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो देखो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, वी डिवाइड वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। तो अगर वोल्टेज क्या होगा, हाफ होगा, तो ये वोल्टेज अगर हाफ होता है और जो रेजिस्टेंस होता है वो डबल होता है, R2R होता है, डबल होता है, तो अब करंट का वैल्यू क्या होगा। तो इक्वल टू क्या होता है, देखो V/4R होता है, तो 1/4 होता है। तो वन को ऑप्शन क्या होगा, 1 क्वार्टर मीन्स 1/4 होता है। तो इसीलिए जब एक क्लोज सर्किट का वोल्टेज हाफ होता है और रेजिस्टेंस डबल होता है तो अब उसका करंट क्या होगा, क्वार्टर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो क्वार्टर इज इक्वल टू 1/4 होता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, हमारे जो घर में जो एनर्जी मीटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रीडिंग करता है, वो एक मेगावाट आवर होता है उसका यूनिट, या किलोवाट आवर होता है, या वाट आवर होता है, या वाट सेकंड होता है। तो देखो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो हम किलोवाट आवर में कन्वर्ट मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 1 किलोवाट आवर होता है, 1 यूनिट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 यूनिट इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर मीन्स 1000 वाट आवर। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच लॉ स्टेट दैट इन ईच क्लोज सर्किट दे सो द सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप आर इक्वल टू 0। कौन से लॉ के मुताबिक एक क्लोज सर्किट में जितना सारा वोल्टेज ड्रॉप होता है सबको अगर हम सम करेंगे, ऐड करेंगे, मिलाएंगे, उसके बाद रिजल्टेंट हमें 0 मिलेगा। ओम्स लॉ के मुताबिक, या किर्चॉफ फर्स्ट लॉ के मुताबिक, या किर्चॉफ सेकेंड लॉ के मुताबिक, या कूलम्स लॉ के मुताबिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 किर्चॉफ सेकेंड लॉ, या जिसको कहते हैं किर्चॉफ वोल्टेज लॉ। उस लॉ के मुताबिक एक क्लोज सर्किट में जितना सारा वोल्टेज ड्रॉप होता है अगर सभी को हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा आंसर। तो इसीलिए देखो ये हमारा ए है, ये बी सी डी ई एफ, अगर सबको हम मिलाते हैं यहाँ पर तो हमें कितना मिलता है, 0 मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। किर्चॉफ सेकेंड लॉ, ये सेकेंड लॉ होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।